बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी डे 3 है आपका और सेशन 1 है। इसमें चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करना है। हम अपने एनालिसिस को अगर एक बार देखें तो जनाब इसमें से सवाल आना ही होता है और आता ही है। ऑल्दो ये चैप्टर बड़ा आसान है और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स में वो बुक्स की बात करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सर जी कंपनी ने कौन कौन से खाते अपने पास रखने हैं, ये इसकी थीम है। वो कहता है इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, डीड्स, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर मेंटेन ऑन पेपर इन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर जी ये इन सारी चीज़ों की बुक्स अपने पास रखनी है, इन सारी चीज़ों के खाते अपने पास रखने हैं। अकाउंट्स के भी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी, डीड भी, वाउचर भी, राइटिंग्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी, मिनट्स भी, रजिस्टर्स भी। सर जब हम लफ्ज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, एक है बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफिकली अकाउंट्स की बुक, ठीक हो गया। कंपनी ने अकाउंट्स की बुक में क्या क्या रखना है, पहले ओवरऑल खाते थे, अब ये हिसाब किताब वाले खाते हैं। वो कहता है जनाब जितने पैसे मिले, जितने पैसे खर्च हुए, जितनी सेल हुई, जितनी परचेज हुई, जितने एसेट्स थे, जितनी लायबिलिटीज थी, और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसकी डिटेल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीज़ें थी। अ कंपनी मस्ट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें फेयरली प्रेजेंट होनी चाहिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड फेयर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस फॉर कंपनीज एंगेज इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग। स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ कॉस्ट शैल ऑल्सो बी मेंटेन्ड, उसे भी मेंटेन किया जाएगा। हार्ड कॉपी फॉर्म में भी हो सकती है और सॉफ्ट फॉर्म में भी, पीडीएफ में भी हो सकती है। सर जी यहाँ पर कंपनीज एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने 10 साल के लिए अकाउंट्स रखने हैं। लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड फॉर वाइंडिंग अप, ये बुक्स मेंटेन करेगा जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाती, यानी 10 साल से पुराना रिकॉर्ड भी वो अपने पास मेंटेन करेगा। जी लिक्विडेटर कंपनी का अपना होता है, लिक्विडेटर कंपनी का होता है, यस, जो कंपनी को बंद करने के लिए आता है। इंशाल्लाह आज वाइंडिंग अप पढ़ेंगे तो ये वाली बात वहाँ पर भी डिस्कस होनी है। इसका काम ही कंपनी को क्लोज करना है। अब लिक्विडेटर जो कंपनी को वाइंड अप कर रहा है वो सारे रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, वो उस पर 10 साल की लिमिट अप्लाई नहीं होती, यानी वो 10 साल से पुराना रिकॉर्ड भी महफूज रखने का मजाज होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है या कंपनी अपॉइंट करती है इसको? सर जी ये अपॉइंटेड होता है, कंपनी खुद नहीं अपॉइंट करेगी। और ये लिक्विडेटर जो है, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो ये अपॉइंट किया जाता है एससीसीपी की तरफ से। ये खुद अपॉइंटेड नहीं है, कंपनी नहीं अपॉइंट करती, कंपनी तो खुद वाइंड अप करेगी, कंपनी दरख्वास्त देती है। इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। अभी कीपिंग द बुक्स, बुक्स को कहाँ पर रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। डायरेक्टर की मर्जी है कि वो किसी और जगह भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर अगर किसी और जगह रखना चाहें तो रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर अंदर बताएंगे कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब रजिस्टर्ड ऑफिस से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर ली है। अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो ये प्रॉपर बुक्स ब्रांच में रखी जाएंगी और समराइज्ड समरीज जो है वो हेड ऑफिस में रखी जाएंगी। सर बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा मेंबर्स कर सकते हैं और डायरेक्टर्स कर सकते हैं और मेंबर्स नहीं कर सकते। यानी इसमें काम की बात यह है कि आपके खातों को कोई मेंबर आके कह सकता है जी मैंने चेक करना, नहीं, डायरेक्टर करेगा, मेंबर नहीं करेगा। हाँ मेंबर अगर पर्टिकुलरली कंपनीज एक्ट या डायरेक्टर ने मीटिंग में डिसाइड किया तो अलग बात है। जनरली डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर कॉपी अपने पास मेंटेन कर सकते हैं और डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय भी असिस्ट करेंगे। मेंबर्स के पास राइट नहीं है कि वो इंस्पेक्ट करें। हाँ कंपनीज एक्ट या डायरेक्टर या जनरल मीटिंग में ऑथराइज कर दिया जाए तो अलग बात है। जनरली अगर खामोशी है
तो मेंबर्स को इजाज़त नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? 5 चीज़ें तो आपने हमेशा पढ़ी हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट फॉर प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चेंजेस इन एक्टिविटी, कैश फ्लो और नोट्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये 2 बातें नहीं हैं। पहला कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन और दूसरा एनी अदर स्टेटमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये 2 बातें नहीं हैं, बाकी 5 बातें पुरानी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक है, उसमें ये वाली चीज़ें हैं। फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। जनरल मीटिंग के सामने जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। आगे चलते हैं। Once in every calendar year, directors are required to present the financial statement in a general meeting of the company within 120 days of the close of financial year. वो कहता है साल में एक बार, once in every calendar year, the directors are required to present the financial statement in a general meeting of the company within 120 days of the close of the financial year. यानी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 120 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। अगर पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 16 माह के अंदर अंदर बन जानी चाहिए। अब 120 दिन ईयर एंड ख़त्म होने के बाद है या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 16 माह है, अगर पहली बार बन रही है। अगली बात, कंपनी अप्लाई करेगी एक्सटेंशन के लिए। सर 120 दिन था, अगर कंपनी कहती हमें मज़ीद टाइम चाहिए तो क्या उसे टाइम मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है। कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो SCCP देगा। जी भाई, दिन नोट हो रहे हैं, वो मैंने मतलब कल समझाना था, समझा दिया। दिन साथ साथ आपने भी नोट करने, लेकिन आपको जो लिस्ट है इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे हम। कंपनी शुड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर मोर देन 12 मंथ। कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेगी 12 माह से ज़्यादा के पीरियड। कंपनी शुड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर मोर देन 12 month ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी। द रजिस्ट्रार में एक्सटेंड दिस पीरियड। रजिस्ट्रार इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो कंपनी प्रिपेयर नहीं करेगी अकाउंट्स 12 माह से ज़्यादा के पीरियड के। ऑडिट, किस इदारे का ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है तो उसका ऑडिट होता है। सच अकाउंट्स शैल बी ऑडिटेड एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल accompany द अकाउंट्स। सर ये अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे और ऑडिटर्स रिपोर्ट कंपनी करेगी अकाउंट्स को। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 million और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड। सर वो कहता है जिसका शेयर कैपिटल 1 million से ऊपर होगा, ऑडिट की रिक्वायरमेंट उसके लिए है, और उसके लिए नहीं है जिसका पेड अप कैपिटल 1 million से ज़्यादा नहीं है। सर जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, ऑडिट हो गई, ऑडिट होने के बाद क्या होगा? तकसीम की जाएगी। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ऑडिटर रिपोर्ट होगी, डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, लिस्टेड कंपनी के अंदर चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट होगी। ये सारे मेंबर्स को AGM से 21 दिन पहले सेंड की जाएगी। लिस्टेड कंपनी डिस्पैच करेगी 3 copies ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू SCCP। लिस्टेड कंपनी डिस्पैच करेगी 3 copies of these documents to SCCP, registrar and stock exchange, simultaneously with sending these to the members. Listed company 3 copies SCCP, registrar, stock exchange को
साइमल्टेनियसली सेंड करेगी। अ कॉपी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू SECP। ये वाली कॉपी SECP को भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाएगी। कंपनी शैल ऑल्सो रिटेन अ कॉपी, अपने पास भी रखनी है, SECP को ईमेल भी करनी है, SECP रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज को 3 कॉपीज सेंड भी करनी है, मेंबर्स को तो सेंड करनी ही है मीटिंग से 21 दिन पहले, और वेबसाइट पर भी अपलोड करनी है। ये सारी पहले आपको बुक्स का बताया, अब मेरे साथ तरतीब समझना। पहले आपको बताया बुक्स क्या होती है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बताया क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बननी चाहिए ये बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगला स्टेप था ऑडिट कराना, उसको बताया कि ऑडिट कब तक कराना है। ऑडिट हो गया तो उससे अगला स्टेप था कि ये ऑडिटेड रिपोर्ट भेजनी किस किस को। तरतीब देख रहे हो, ये एक तरतीब है सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? सर जी मीटिंग डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे। मेंबर्स ओनली रिसीव अकाउंट्स एंड कैन आस्क क्वेश्चन, मेंबर सिर्फ क्वेश्चन कर सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव या एक डायरेक्टर साइन करेगा, लिस्टेड कंपनी के लिए CFO भी साइन करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान से बाहर है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन तक है, उस केस में इनको ऑडिट की जरूरत नहीं है। या 1 मिलियन तक के प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन तक है, उसको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक हलफनामा लगाएगा, कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव, कि हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी की है, हमने सारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी की है। चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी होते तो मेंबर ही एक है, तो वो ही डायरेक्टर होगा और वो अप्रूव करेगा। सर जी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो CFO के काम करे उसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं। फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑथेंटिकेट कर दिए, साइन हो गए, जमा कहाँ कराने हैं? AGM हो गई है, AGM से 21 दिन पहले मेंबर्स को भिजवाए, SECP को भिजवाए, रजिस्ट्रार को भिजवाए, स्टॉक एक्सचेंज को भिजवाए, वेबसाइट पर भी अपलोड किए, रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखे। हुई है ना बात? AGM में क्या हुआ, उससे अगला स्टेप है, उससे अगला स्टेप है AGM के बाद क्या हुआ? कंपनी सेंड करेगा, company shall send 1 copy of the financial statement signed as per the requirement of act to registrar within 30 days of AGM। कंपनी 30 दिन ऑफ AGM तक साइन करेगा। 15 days ऑफ AGM इन केस ऑफ अदर कंपनी। लिस्टेड कंपनी के केस में 30 दिन है, अदर कंपनी के केस में 15 दिन है। क्या करना है? रजिस्ट्रार को जमा करानी है कॉपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो AGM में एडॉप्ट हो गई है। अगर मेंबर्स ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं मानते, ये तो ठीक ही नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन ही पूरी नहीं हुई, फ़ोन है। अगर एडॉप्ट हो गई है तो वो, अगर एडॉप्ट नहीं हुई तो इस फैक्ट को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर के सामने रखी थी, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट apply to a private company having paid up capital not exceeding 10 million or such higher amount as may be notified by SECP। फाइलिंग रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 10 मिलियन तक नहीं है उस पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, फाइलिंग अ प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी भी ना हो, जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन तक हो, शैल फाइल द ड्यूली ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ऑडिटेड और नॉट विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम मीटिंग।
मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर। रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। सर पेनल्टी आ गई है, पेनल्टी लेवल 1 की, लेवल 1 की पेनल्टी आ गई। सर जी ये जितनी अब तक बात की है, जितनी अब तक बात की है, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। अब क्वार्टरली अकाउंट्स की बात करने लगा हूँ सर, फिर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट है और फिर रिटर्न की बात है। 4 बातें रह गई हैं, लेकिन अभी तक मेनली जो बात की गई है वो पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थी। अब क्वार्टरली सर, पहले क्वार्टर में 30 डेज होते हैं, यानी पहला क्वार्टर ख़त्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। दूसरा क्वार्टर जो होता है उसमें हाफ ईयरली बनता है और उसका रिव्यू होता है और उसके लिए 60 दिन होते हैं। तीसरा क्वार्टर जो होता है उसमें भी 30 दिन होते हैं और वो 1 क्वार्टर होता है। जो चौथा क्वार्टर होता है उसमें पूरा साल होता है और 120 दिन होते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि असल में गेम होती है 4 क्वार्टर्स की, और वो इस तरह से चलती है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर 30 डेज, सेकेंड क्वार्टर 60, थर्ड क्वार्टर 30, फोर्थ क्वार्टर 120 डेज। HCCP 30 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है अगर कंपनी उसको अप्लाई करे तो। हाफ ईयरली अकाउंट जो है उसमें लिमिटेड स्कोप का मतलब है हाफ ईयरली अकाउंट्स में रिव्यू होगा। सर जी एक ऑडिट होता है, एक रिव्यू होता है। लिस्टेड कंपनी के इसमें हाफ ईयरली अकाउंट्स में रिव्यू होता है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छापने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। HCCP और स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को भी इलेक्ट्रॉनिकली या ईमेल कर देंगे, और फिजिकल फॉर्म में अगर कोई मेंबर मांगेगा तो उसे दिया जाएगा। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Requirements of approval and authentication of final accounts are also applicable to quarterly accounts. सर जी क्वार्टरली अकाउंट्स में भी ऑथेंटिकेशन की वही वाली सारी बात है जो एनुअल अकाउंट्स में। सर अब आ गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप में से जिन लोगों ने FR2 पढ़ी है उन्हें तो कंसोलिडेशन का पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी बस वो ये समझ लेंगे एक कंपनी जिसके साथ 2 या 3 सब्सिडीज हो वो एक ओवरऑल 4 इदारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और उसके साथ ही ओवरऑल पूरे ग्रुप की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जो पूरी एंटिटी की एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ स्केड्यूल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लाई करती है विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोर्थ स्केड्यूल, where financial year of the subsidiary precedes holding financial year and by more than 90 days। अगर सब्सिडरी का ईयर एंड और होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 90 डेज से ज्यादा दिनों की दूरी पर है तो ऐसी सब्सिडरी की इंटरम क्लोजिंग करते हैं। आसान अल्फाज में 3 माह से ज्यादा का फर्क है तो इंटरम क्लोजिंग करते हैं, यानी उस सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरम क्लोजिंग करेंगे और फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी जो कंसोलिडेटेड में ऐड की जाएगी। यानी
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं जो पूरे ग्रुप की होती हैं, और अगर एक कंपनी का ईयर एंड मुख्तलिफ है, दूसरे का मुख्तलिफ है और उसमें डिफरेंस 90 डेज से ज़्यादा का है, होल्डिंग कंपनी का तो वही रहता है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी की इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो कहता है हर ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का जो होता है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक करता है और उस पर भी रिपोर्ट देता है। सर फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में रिपोर्ट देते हुए अगर किसी सब्सिडरी की रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन है, सर ये बात समझते हैं, एक कंपनी की 3 सब्सिडरियाँ और उस सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी की रिपोर्ट के बारे में ऑडिटर ने कहा हुआ है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो फिर जब ऑडिटर पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा होगा तो बड़ा क्लियरली बताएगा कि जनाब इस ग्रुप में जो कंपनी सी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑडिटर ने कह दिया है कि ये गलत है। Any note or saving contained in such accounts to all attention to a significant matter। नोट या सेविंग जो कंटेन किया जाता है इस अकाउंट्स में, टू कॉल अटेंशन टू अ सिग्निफिकेंट मैटर। एवरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shall be signed by the same person by whom individual financial statements of the holding company required to be signed। हर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको साइन किया जाएगा उसी बंदे की तरफ से जिस बंदे ने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी को किया था। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिसने ऑथेंटिकेट किया था, कंसोलिडेटेड को भी वो ऑथेंटिकेट करेगा, और सारी प्रोविजन और फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जो इंडिविजुअल की हैं वो कंसोलिडेटेड पर भी अप्लाई होंगी, और एससीसीपी जो है वो डायरेक्ट भी कर सकता है किसी सब्सिडी या किसी सब्सिडी के हवाले से कि उस पर फलां प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। कॉन्ट्रावेंशन अगर खिलाफ वर्जी हुई तो लेवल 2 की पेनल्टी होगी, लेवल 2 की पेनल्टी होगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स सब्सिडीज इफ बोथ हैज पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन 1 मिलियन। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा ऐसी प्राइवेट कंपनी पे और या उसकी सब्सिडी पे अगर बोथ ने पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन 1 मिलियन। फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ ईच सब्सिडी जो है वो भी होल्डिंग कंपनी के साथ सेम हो, एक्सेप्ट कोई गुड रीज़न हो। एससीसीपी को में ऑन एप्लीकेशन एक्सटेंड कर देगा ऐसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर या रिलैक्सेशन दे देगा ताकि पेरेंट और सब्सिडरी की ईयर एंड सेम आ जाए और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में दिक्कत ना हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो सर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बोर्ड प्रिपेयर करता है डायरेक्टर रिपोर्ट। बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये उस पब्लिक कंपनी में अप्लाई नहीं होता जो कि सब्सिडी ऑफ प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, जो प्राइवेट कंपनी हो और सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी भी ना हो और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन तक हो।
SCCP may by general or special order direct such class or classes of company to prepare a statement of compliance with such content as may be specified. Content of every director's report. Directors shall make and attach to the accounts a report containing statements regarding states of affairs of the company, particulars of any dividend, particulars of any amount transferred or proposed to be transferred. कंटेंट, हर डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स होते हैं, और अगर वो बात करें हम ख़ास तौर पे ओवरऑल डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, तो कंपनी के अफेयर्स, डिविडेंड की रिकमेंडेशन, अमाउंट जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, ये डायरेक्टर रिपोर्ट में शामिल होता है। अगर पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो तो सिर्फ ये बातें होंगी, पब्लिक कंपनी तो इसके अलावा ये वाली बातें भी होंगी। नेम एंड पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वेयर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो कहता है एडिशनल कंटेंट में साल के दौरान कौन कौन सा बंदा डायरेक्टर रहा, कोई चेंजेस आई हैं, कमिटमेंट आई हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, तो उसको बताएंगे डायरेक्टर रिपोर्ट में। कोई चेंजेस फाइनेंशियल ईयर में आए जिससे बिजनेस का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी का या किसी दूसरी कंपनी का अफेक्ट हुआ है। डिस्कस द रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन और एनी एडवर्स रिमार्क pointed out by the auditor. State the earning per share and reason for incurring losses, and also contain the reasonable indication of future profit if any. Pattern of shareholding, किस किस shareholder के पास कितने कितने पैसे हैं. Name and place of incorporation of its holding company. Name and place of incorporation of its holding company. Information regarding default and repayment of loan, remuneration package of each director and CEO. सर जी कितने पैसे लेता है, क्या डिफ़ॉल्ट एंड रीपेमेंट हुआ, उसके बारे में बात और क्यों हुआ। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, कंपनी कब और कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड पाकिस्तान है तो। और मेजर बात ये कि डायरेक्टर से कहा जाता है कि भाई आप इस इदारे में जो रिस्क हैं उसको भी हाईलाइट करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज फेसिंग द कंपनी एंड शैल कंटेन द कमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। लो सर, अब पब्लिक कंपनी तो ये होगा। अब आगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब है अगर एक लिस्टेड कंपनी होगी तो प्राइवेट कंपनी वाली सारी बातें भी होंगी और पब्लिक कंपनी वाली सारी बातें भी होंगी और लिस्टेड वाली सारी बातें भी होंगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? और अगर एक पब्लिक कंपनी होती है अनलिस्टेड तो उसमें प्राइवेट वाली और पब्लिक वाली बातें होती है, लिस्टेड वाली बातें सर जी एडिशनल कंटेंट must at least cover the following. क्या कवर करा होगा? मेन ट्रेंड एंड फैक्टर likely to affect the future development, impact of the company business on the environment, activities undertaken by company, director responsibility in for adequacy of internal financial control, reasons for not declaring dividend if earning profit and future prospect of dividend. सर जी ये लिस्टेड कंपनी के केस में ये देख लें, सारी जो बातें कर रही है ये एनवायरनमेंट की, ये फ्यूचर की, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से बातें कर रहा है। डायरेक्टर रिपोर्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव, और डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेगा, अप्रूव करेगा। सर जी एनुअल रिटर्न, वो कहता है एनुअल रिटर्न बुनियादी तौर पे ओवरव्यू होता है ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन का जो कंपनी के हवाले से होती है, जिसमें कंपनी की डिटेल होती है, डेट, डिटेल, ऑडिटर, रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब के नाम होते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल हो तो फॉर्म ए होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो तो फॉर्म बी होता है। जी भाई
नहीं भैया वो और मतलब वो और था, वो तो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये फॉर्म ए और फॉर्म बी है, और ये प्रिपेयर करना होता है कंपनी ने और रजिस्ट्रार को जमा कराना होता है साल में एक बार, और उस पर बड़ा क्लियरली लिखा जाता है कि डेट ऑफ एजीएम क्या थी और कैलेंडर ईयर के लास्ट डे पर वेयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड और इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड एज ऑन द डेट ऑफ एजीएम या लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर जब मीटिंग हुई, या अगर कोई मीटिंग नहीं हुई या मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई तो ये वाली बात लिख देंगे। एनुअल रिटर्न फाइल करेगा रजिस्ट्रार को, फाइल की जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर इस डेट को, डेट ऑफ एजीएम या कैलेंडर ईयर की लास्ट डेट, विच एवर इज लेटर, उसके 30 दिन के अंदर। लिस्टेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रार में फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंड द पीरियड टिल 15 मोर डेज। All the particulars required to be submitted shall have been previously entered in one or more registers kept by the company for the purpose। वो कहते हैं all particulars जिनको रिक्वायर किया गया था कि सबमिट किए जाएंगे previously entered in one or more register kept by the company for the purpose। सर जी जो particulars जो हैं रिक्वायर किए गए हैं कि उनको सबमिट किया जाए वो सबमिट कर दिए गए हैं, इसकी ये वाली बात भी एनुअल रिटर्न में बताई जाएगी। यानी एनुअल रिटर्न में हमने ये भी कहना कि फलां 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 कवायद आपने कहा था ना जमा करा दें, हमने करवा दिए हैं। अगर कोई चेंज नहीं आया पिछले साल से इस साल तो फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनफॉर्म द रजिस्ट्रार, फॉर्म सी जो है वो फाइल किया जाएगा अगर कोई चेंज ना हो तो। फॉर्म ए फाइल करना है, शेयर कैपिटल है, फॉर्म बी फाइल करना है, शेयर कैपिटल नहीं है, फॉर्म सी फाइल करना है अगर तब्दीली कोई नहीं हुई। एसएमसी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 3 मिलियन नीड नॉट टू इन्फॉर्म। सिंगल मेंबर कंपनी या छोटियां कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी नहीं है। लिस्टेड कंपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगी तो लेवल 2 की पेनल्टी है, और अदर कंपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगी तो लेवल 1 की पेनल्टी। सर जी क्लियर होगी बात। ये सर आपका चैप्टर नंबर 11 है, एक बार इसको गो थ्रू कर लें और इंशाल्लाह 10 मिनट बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर अपना डे 3 का सेकंड सेशन जिसमें चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।